अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। डी चौक पर क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुजाहिरीन की अमवात को लेकर एक दूसरे पर यलगार जारी है। हुकूमत समझती है कि तहरीक इंसाफ लाशों पर फकत सियासत कर रही है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि डी चौक पर क्रैकडाउन के नतीजे में कई मुजाहिरीन की अमवात हुई। बैनुल अक़वामी मीडिया भी यह दावा करता रहा कि क्रैकडाउन में बहुत खून बहा और अब हुकूमत ने हवाले से गलत रिपोर्टिंग पर BBC से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत ने PTI एहतजाज में गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर की। मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। 27 नवंबर को BBC ने PTI की दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की। हसास मौजू पर BBC ने रिपोर्ट्स में गलत और गुमराहकुन आदाद शुमार नशर किए। अब हुकूमत ने BBC से गलत रिपोर्टिंग पर जवाब तलब कर लिया, यानी हुकूमत ये तासुर दे रही है कि PTI का मौक़िफ़ झूठ पर मबनी है और इसको बैनुल अक़वामी मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। अब हुकूमत कर रही है कि डी चौक पर जो फसाद बपा हुआ उसके ज़िम्मेदार मुराद सईद हैं। वज़ीर इत्तलात तथा तारण ये दावा कर रहे हैं कि PTI के इस्लामाबाद एहतजाज में मुराद सईद बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता जत्थों के साथ शरीक हुए। वो क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी झलक आपके सामने रखता है। मुराद सईद जो CM हाउस KPK में रुपोश है, मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है। देखा जाए तो हुकूमत आए रोज़ वाक़े को नए अंदाज से पेश कर रही है। अब कहानी में नया ट्विस्ट डालते हुए ततारण फरमा रहे हैं कि मुराद सईद सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। यानी एक तरह से KP हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा में पनाह दी गई और इस वक्त वज़ीर आला हाउस में मौजूद है। अब सवाल तो ये भी है ना कि अगर हुकूमत ये समझती है कि मुराद सईद इस सब के ज़िम्मेदार हैं तो वो सबूत पेश क्यों नहीं कर रही है? अगर सबूत मौजूद हैं तो फिर इनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं लाई जा रही? मुराद सईद पर तो संगीन नौयत के इल्ज़ामात भी लगे हैं और वो रियासत को मतलूब भी हैं, फिर जानते बूझते हुकूमत खामोश क्यों है? तासुर तो ये भी उभर रहा है कि हुकूमत डी चौक वाक़े की आड़ में तहरीक इंसाफ के गिरद मजीद घेरा तंग करना चाहती है। बहरहाल तहरीक इंसाफ अता तारण के इल्ज़ामात को रद्द कर रही है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं कि अता तारण ने मुराद सईद से मुतालिक वो सच नहीं। यानी तहरीक इंसाफ मुराद सईद के धरने को लीड करने की खबर को मुस्तरद कर रही है, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धरने और एहतजाज पर भरपूर सहूलतकारी कर रही है और मुजाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। जबकि तलाल चौधरी कह रहे हैं कि दहशत गर्दी का मरकज़ KP है, कोई भी झूठा बयानिया बनाने में शरीक होगा भरना पड़ेगा। इस तनाजुर में देखा जाए तो यह बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की लपेट में है और सूबे की हुकूमत सिर्फ एहतजाज और धरने पर फोकस किए हुए है। ऐसे में होना तो यही चाहिए कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने घर को पहले देखें और अगर किसी ने इंतशार की सियासत को हवा दी है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। और हुकूमत ने तो इंतशार को हवा देने वालों के गिरद शिकंजा कसने की भी तैयारी कर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की निशानदेही के लिए 10 रुकनी मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही करेंगे। फोर्स में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे और जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। जॉइंट टास्क फोर्स के लिए TORs भी तय कर लिए गए और TORs के मुताबिक टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदेही करेगी। टास्क फोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी और ये फोर्स बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वाले मुल्क के अंदर और बाहर अनासिर की निशानदेही करेगी। इसके अलावा बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगता है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा करती है। साफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फौज और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए भारत PTI की मदद कर रहा है। बुनियादी तौर पर देखें तो बानी PTI पर यह इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है, ये इल्ज़ाम नया नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है। इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ भी हुकूमत पर लगाती आई है कि बानी PTI अडियाला जेल में नहीं है, बल्कि उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ रोज़ कबल कासिम सूरी की जानिब से ये ट्वीट की गई कि बानी PTI का मिलिट्री तहवील में उनको दे दिया गया है, लेकिन आज ये दावे इल्ज़ामात धरे के धरे रह गए क्योंकि बानी PTI की कानूनी टीम की आज बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात हो गई और बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने उन्होंने अडियाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू में कहा है कि शिफ्टिंग के हवाले से आज बैरिस्टर गौर ने भी बानी PTI से जेल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने बानी PTI का पैगाम भी दिया। यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो, जो बातें होगी वो पार्लियामान के अंदर आपने इसका प्रोटेस्ट भी करना है, एहतजाज भी करना है, अपने सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईवानों में ये बात आपने उठानी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट्स हमने सामने रखे हैं और हुकूमत ने एक टास्क फोर्स भी बना दी है कि प्रोपेगेंडा किया गया लाशों के हवाले से कि इतने लोग, कोई कह रहा है कि 30 है, कोई कहता है अब सैकड़ों हैं, हंड्रेड्स हैं, फिर कहते हैं 278 है, तो बाकायदा नंबर्स कोट किए गए।
आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं था? और बैरिस्टर गौर भी कह रहे हैं भी कि हमारा जो फिगर है वो 12 का है और जो दीगर बातें की जा रही हैं वो महज जो है वो प्रोपेगेंडा है। तो आपको लगता है कि ये जो हुआ है ये इटसेल्फ पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा? देखिए, जो उस वक्त हालात के मुताबिक जिसने जो कहा वो तो एक अलग इशू होता है, क्योंकि किसी के पास पूरी फिगर नहीं थे, लेकिन जो फिगर आ गए बाद में, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, अगर आपको याद है, मैंने कहा 3-4 दिन सब्र करना पड़ेगा। और इतने जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो गए थे, तो कोई ऐसा बंदा था नहीं कि वो जाके खुद इस चीज़ों को मालूमात कर लेता। बहरहाल देखें, बंदा 1 मरा है या 10 मरे या 100 मरे, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मरे, मतलब गोली क्यों चलाई गई। और दूसरी बात ये कि क्या मतलब ये जो बयानिया बनाया गया कि ये तो दहशतगर्द थे, तो पॉलिटिकल लोग थे, पुरअमन गए थे, वहाँ पुरअमन बैठने गए थे, धरना देने गए थे। अगर उनको उठाना ही मकसूद था तो वाटर कैनन से जरिए भी वो जो पानी फेंका जाता है, या फिर शेलिंग की तो वैसे ही इनको आदत पड़ गई है, तो शेलिंग के जरिए भी लोगों को हटाया जा सकता था। तो ये कहना कि जी सिर्फ 12 बंदे मरे या 15 बंदे मरे, ये भी बहुत ज्यादती है, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह रही है ना सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिगर्स चाहे जितने भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन असल सवाल ये है, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि फिगर्स कितनी है ना, तो मैंने पहले कभी फिगर्स बताई है ना, अब बता सकता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को मारना, 1 को मारना, 10 को मारना, 100 को मारना बराबर ठीक। होता है। अच्छा देखिए, कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट भी की, शौकत यूसुफजई साहब। ठीक, कासिम सूरी साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि बानी पीटीआई अडयाला जेल में नहीं है, बल्कि उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया, वो जीएचक्यू में। तो आज पीटीआई लीगल टीम की भी, पॉलिटिकल टीम की मुलाकात बानी पीटीआई से अडयाला जेल में हो गई है, तो ये दावा भी गलत साबित हुआ? देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी अगर इस तरह की ट्वीट करता है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस तरह अफवाहों पे इस पे कान नहीं धरने चाहिए। हमें एक मैच्योर पॉलिटिकल कि उसके तरफ बढ़ना पड़ेगा। इस तरह की गैर जरूरी ट्वीट से कोई फायदा नहीं होगा। ज़ाहिर है, लोग कहीं दूर, आई डोंट नो कि किस किस मुल्क में बैठकर ये इस तरह के ट्वीट हो जाते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पॉपुलर जमात है। इमरान खान पॉपुलर लीडर है, तो उनके हवाले से जो भी हम बयान दें टीवी के ऊपर, तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, मिच्योर होकर देना चाहिए। जो बात मिच्योर हो जाए उसको हमने आगे बढ़ाना है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ, कभी भी गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। जो हुकूमत ने जुल्म किया, ज्यादती की, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। अब अगर वो बयानियां बनाकर कहे कि ये तो दहशतगर्द थे, तो हमें बताए कौन सी दहशतगर्दी हुई है, कौन से इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ है, कौन से बिल्डिंग कब्जे करने की कोशिश की गई है। अच्छा, आज यूसुफजई साहब, आज पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से अडयाला में मुलाकात हुई है, और ये वही लोग हैं जिनके अगेंस्ट पीटीआई रहनुमाओं ने वाइट पेपर भी इशू किया है, जिस मरकजी लीडरशिप के अगेंस्ट आज ही। और वही लोग बानी पीटीआई तक उनकी रसाई भी है, उनकी एक्सेस भी है, और जाके वो उनको बता रहे हैं, और फिर वही बयानियां लेके आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो आप इस सारे प्रोसेस से सेटिस्फाइड है? देखिए, अब जाहिर है वो सेटअप तो वही है ना, सदर और सेक्रेटरी और पूरा मरकजी ढांचा तो वही है। ढांचा तो इमरान खान ही तब्दील कर सकता है। तो जब तक वो ढांचा है तो डेफिनेटली यही लोग रहेंगे। हमारी तो ये गुजारिश चाहिए कि जी हमें भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार की है, अभी दोबारा कर रहा हूँ कि जी हमें भी इमरान खान से मिलने दिया जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ज़रूर हो। और पॉलिटिकल स्ट्रगल रोकना मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी किसी हुकूमत की तरफ से कि रियासती ताकत इस्तेमाल करे और वो कहे कि जी आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल भी नहीं करनी है। आपने बार बार कहा जा रहा है कि ये इंतशारी है, इस्लामाबाद क्यों आते हैं, तो हम कहाँ जाएं? मतलब इस्लामाबाद ना आए तो कहाँ जाएं? इस्लामाबाद ही तो पार्लियामेंट हाउस वहाँ पे है। इस्लामाबाद में कोई कारखाने तो नहीं है ना, वहाँ तो वो हुक्मरान बैठते हैं। तो इंसान कोई भी अपने मुतालबात के लिए हुक्मरानों के पास ही जाता है। देखिए, आपकी जो मरकजी लीडरशिप इस वक्त है, वो तो इस स्ट्रगल को जुज़वक्ती ही सही रोकने की बात कर रही है कि अब ये, और फिर एक जेल से ख़त भी आया, शाहमूद कुरैशी, ओमर चीबा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद साहिबा, कि इसको रोका जाए, इस एहतजाजी तहरीक को भी फिलहाल रोका जाए। तो जो लीडरशिप है वो तो यही कह रही है। नहीं तो लीडरशिप देखें, अगर उन्होंने कहा कि रोकें, तो
ये तो लीडरशिप ही फैसला कर सकती है ना। मैं आप तो यहाँ बैठ के कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लीडरशिप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त देखें मुल्क क्राइसिस में, साथ साथ तहरीक इंसाफ पे बहुत बड़ा एक वो आया, मुश्किल वक्त आया है। इस मुश्किल वक्त में फैसले भी बड़े एहतियात से करने पड़ेंगे और बड़े अगर हम इस मुश्किल वक्त में सही तौर पे फैसले नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी। और ये मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर आज भी बड़े जज्बाती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर वही जज्बा है, वो इमरान खान के ऊपर सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो लीडरशिप है ना, उनको चाहिए कि एक सही डायरेक्शन के ऊपर इस पार्टी को ले जाया जाए और बर वक्त फैसले किए जाएं, मुशावरत की जाए, कोऑर्डिनेशन जो है ना फुकदान है वो बेहतर किया जाए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि तहरीक इंसाफ मुल्क वतन पार्टी है और वही इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल आप क्या समझते हैं कि इस वक्त लीडरशिप की तब्दीली नागुज़ीर है? नहीं, मैं कौन होता हूँ कि मैं ये बात करूं। मैं तो सिर्फ देखें, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इतना बड़ा जुलूस था, उसमें लीडरशिप नजर नहीं आई, वो बात ही मैंने कह दिया। बाकी चीजें जो है वो तो इमरान खान साहब तक अगर वो पहुंची हैं तो फैसला वही कर सकते हैं। देखिए, हमें पंजाब की लीडरशिप से कोई गिला नहीं है। लोग कहते हैं कि गिला करना चाहिए, क्यों नहीं निकले, लेकिन उनपे जो सख्तियां थी, उनके ऊपर जो रास्ते सारे बंद किए हुए थे, लेकिन मैं उनको कोई वो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको ये था कि वर्कर्स को निकल कर वहीं बैठना चाहिए था जहाँ पे कंटेनर थे। उनको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक, लास्टली शौकत यूसुफजई साहब, जुडिशल कमीशन के हवाले से जो नुमाइंदगान जिनके नाम प्रपोज किए गए थे पीटीआई की तरफ से, उनमें शिबली फराज का नाम भी था, लेकिन शिबली फराज साहब का नाम वापस लेके बैरिस्टर अली जफ़र साहब को उसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये अदब एतमाद है जो शिबली फराज साहब पे जाहिर किया गया है, इसकी वजह क्या है इस तब्दीली? नहीं, देखिए, वो तो पार्टी का फैसला होता है। किसी को, शिबली फराज साहब हमारे सेनेट के अंदर पार्लिमानी लीडर हैं, तो कैसे उन पे आदम एतमाद हो सकता है? हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह मिली हुई है। ये इख्तिलाफ की बात नहीं होती है, पार्टी की प्रायोरिटी होती है किसको किस विकेट पे जगह पे खिलाना है, तो यही होता है। बाकी ये तो फील्डिंग की वो होती है ना, मैनेज करना होता है, फील्डिंग कैसे खड़ी की जाती है। तो हर खिलाड़ी के लिए अपनी एक जगह होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अपनी अपनी जगह फिट जा रहे हैं। जहाँ गलती होगी वहाँ निशानदेही करेंगे, बाकी पार्टी लीडरशिप का काम है कि वो उसको कैसे लेती है। क्विकली ये बता दीजिएगा कि आज अलीमा खान साहिबा की, उज़मा खान साहिबा की मुलाकात नहीं हुई बानी पीटीआई से, जिन लोगों की मुलाकात हुई है, आपको लगता है कि वो ठीक तरीके से जो बात कन्वे होनी चाहिए डी चौक में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो खान साहब को इस लीडरशिप ने बता दिया होगा और अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्स आया है, ये रिस्पॉन्स भी ठीक है कि आप पार्लियामान के दोनों ईवानों के इजलास बुलाएं और वहाँ पर एहतजाज करें? बिल्कुल। देखिए, हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर कोई शक नहीं है। बैरिस्टर गौहर बड़े नफीस इंसान हैं और बहुत थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ भी हैं, तो उनके इस बात पे शक नहीं हो सकता है कि वो खान साहब के पास गए होंगे या उन्होंने कोई दुरुगोई से काम लिया होगा या इस तरह वापस आके उन्होंने कोई बिल्कुल सही किया होगा। उन्होंने जो बात की होगी बिल्कुल दुरुस्त की होगी और मुझे यकीन है कि जो खान साहब का, देखिए, हम एहतजाज के कई तरीके हैं, यहाँ पे सड़कों पे हो सकता है या फिर पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है, तो दोनों जगह आईन कानून इजाज़त देती है। तो अगर इस वक्त खान साहब समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन यही हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट का जो फोरम है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपके वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएगी। हुकूमत जो इक़दाम ले रही है और फिर जो कोई बीच बचाव का रास्ता इस सारे प्रोसेस के अंदर मौजूद है या नहीं। बुशरा बीबी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई में मुज़ाकरात नाकाम बनाने की वजह बनी और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 नवंबर के धरने से कबल इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान राब्तों का इंकशाफ हुआ है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी जो सामने आई है, उसके मुताबिक वज़ीर आला KPK ने इजलास के अरकान को 24 नवंबर बाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज की फाइनल कॉल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेकअप की वजह बनी। वज़ीर आला KPK और PTI क़यादत मसालियत में किरदार अदा कर रहे थे।
पीटीआई जराये के मुताबिक इजलास को बताया गया कि 24 नवंबर से कबल तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की गई थी। बानी पीटीआई को भी फाइनल जो कॉल है उस हवाले से कायल करने की कोशिश की गई कि इसको वापस लिया जाए। कोशिश नाकाम हुई, कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन इस दौरान बानी पीटीआई की जानिब से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल जो कहा कि जारी रखी जाएगी और साथ ही इंगेजमेंट भी होगी, मुज़ाकरात भी, यानी एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी होंगे। एहतजाज के लिए 24 नवंबर की तारीख देना मुज़ाकरात की राह हमवार करने वालों के लिए हैरान कुन था और इजलास में बताया गया कि संजानी के मकाम पर बानी पीटीआई भी धरने के लिए तैयार थे, लेकिन बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की हिदायत पर डी चौक जाने का फैसला किया। अब खबर तो यही निकल रही है कि बुशरा बीबी के डी चौक धरना देने की जिद की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हुए, वो सबूताज हुए। यही वजह है कि अली मोहम्मद खान की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर बानी पीटीआई ने हमें हुक्म दिया था कि आगे नहीं जाना तो हमें नहीं जाना चाहिए। अब मुक़्तदर हलकों और बानी पीटीआई के माबैन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन होने वाली इंगेजमेंट और फिर डेडलॉक से मुताल्लिक हाफिज़ अब्दुल्ला भी एक इंकशाफ कर रहे हैं। अब हालिया चंद दिनों में बावजूद इसके कि अदालत का फैसला था, हुक्म था, बानी पीटीआई की उनकी वकला टीम से, सियासी टीम से मुलाकात नहीं हो सकी। ये मुलाकात आज हो गई है। अब क्या मुज़ाकरात जो हो रहे थे अब मुकम्मल तौर पर हॉल्ट हो गए हैं, रखना आ गया है, या मुज़ाकरात जारी हैं? अगर हैं तो किस लेवल पे हैं? इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए, बातचीत रुकी, ये जुज़ वक्ती था या आपको लगता है नहीं ये कुल वक्ती, यानी मुज़ाकरात अब नहीं होंगे और दोनों तरफ से डेडलॉक है, या फिर दूसरी सूरत यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये प्रोसेस अभी भी जारी है? तो इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त है अब्दुल्ला गुल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए कि मुज़ाकरात होने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं, कभी ये भी तो बताएं कि किससे मुज़ाकरात हो रहे हैं। हर बार ये सुनने में आता है फलाना आदमी जो है वो मुज़ाकरात शुरू हैं, बातचीत चल रही है, एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी झूठा तासुर। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो अगर कोई समझता है कि अफवाज पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसकी भूल, खामख्याली और झूठ के ऊपर मबनी बात नहीं अब्दुल्ला गुल साहब, लेकिन मुज़ाकरात तो हो रहे थे ना। उन मुज़ाकरात का नतीजा था कि कहा गया कि संजानी के मकाम पर बानी पीटीआई को कायल कर लिया गया कि आप धरना यहाँ पर करें, और बुशरा बीबी नहीं मानी, तो ये मुज़ाकरात का ही नतीजा था ना सर? मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा था, तासुर ये दिया जा रहा था कि गालिबन फौज के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। फौज नहीं मुज़ाकरात कर रही, हुकूमत का तो काम है मुज़ाकरात करना। बिल्कुल उनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें, क्योंकि सियासत जो होती है उसके अंदर आपको तमाम चीज़ों का हल जो है मुज़ाकरात से ही डील करना पड़ता है। लेकिन जो तासुर मुझे समझ नहीं आती कि क्यों दिया जा रहा था कि फौज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। फौज ने बड़ा वादे बताया हुआ है कि हमारे साथ कोई मुज़ाकरात हम नहीं एंटरटेन करेंगे, क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत मौजूद है और हुकूमत के जरिए काम हो। लेकिन साथ ही साथ मुज़ाकरात सैबोटाज किसने किया? पीटीआई के अंदर वो कौन सी काली भेड़े हैं? नहीं, लेकिन बराह रास्त या बिला वास्ता अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो बिलवास्ता मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। कासिद के हाथ पैगाम भी नहीं भेजा जा रहा। ये पैगाम रसानी कोई और चैनल भी ऑपरेट नहीं है, इस वक्त ऑपरेट नहीं हो रहा। कोई और चैनल ऑपरेट नहीं हो रहा, सवाए इसके कि जो हुकूमती चैनल है वो पहले भी ऑपरेट कर रहा था और वो अब भी ऑपरेट करेगा और आइंदा भी करना चाहिए उसको, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो इसी तरह से होती है। हुकूमत रियासत क्या माजी के अंदर जितने धरने हुए बड़े बड़े लोगों के साथ हुए, टीटीपी के साथ क्या मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत ने नहीं किए? क्या इसी तरीके से टीएलपी वालों के साथ मुज़ाकरात हमने देखे, और दीगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मुज़ाकरात, आपको याद है जनरल बाजवा को वहां जाना पड़ा, तो बिल्कुल मुज़ाकरात होते हैं। लेकिन इस सूरत के अंदर जब आपको रियासत जो है वो इजाजत दे और आपको हुकूमत वक्त जो है वो आपकी ड्यूटी लगाए, फिलहाल हुकूमत वक्त जो है अपने तय मुज़ाकरात कर रही है, करने चाहिए। लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि कोई रावलपिंडी और उनके मबैन मुज़ाकरात बिला वास्ता या बिल वास्ता हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कोई मुज़ाकरात जो है वो इस टाइम पे रावलपिंडी की सोच में नहीं है। और जो मुज़ाकरात आप कह रहे हैं हुकूमती सतह पे हो रहे हैं, उसमें उसके TORs क्या है या उसमें क्या बातचीत हो रही है? यानी हुकूमत क्या कह रही है और बानी पीटीआई क्या कह रहे हैं, डिमांड्स क्या है? देखिए, बानी पीटीआई की डिमांड जो है वो सिर्फ एक है कि जी मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, दोबारा री इलेक्शन कराओ, ये तमाम के तमाम जो आपका 26वीं आईनी तरमीम है इसको आप वापस ले लें। ये नहीं होगा। मतलब देखिए ना,
when somebody is asking for moon, बहुत ज्यादा आप डिमांड कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो डिमांड है वो उनकी एक ही है कि मुझे बाहर निकाला जाए, और ताकि जो है हम खुल खिला के जो है वो जो कुछ करना है वो हम करते रहे। माजी में देखें हुकूमत की मजबूरियां हैं। पहली बात यह है कि अदालत ने सजा दी हुई है, कोई उनको जाती तौर पे तो किसी ने जेल में नहीं रखा हुआ, अदालत के ऊपर है। कई फैसलों में वो बरी भी हो गए हैं, कई फैसलों के अंदर अभी जो है वो इंतजार जो है वो मौजूद है। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ये कहती है कि जी अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आप पहले 9 मई के वाकयात के ऊपर नादिम हों। देखिए, फौरी इलेक्शंस कराना तो शायद इस हुकूमत के बस में भी नहीं है ना, इसका मैंडेट भी शायद नहीं होगा। ये तो कोई भी नहीं कहता कि हमें आप खत्म करके यानी किसी और को ले आएं, तो फौरी इंतखाबात कराने वाला तो शायद मुतालबा नहीं माना जा सकता। और दूसरी 26वीं आईनी तरमीम की बात है तो वो भी रोल बैक नहीं हो रही है। तो क्या इसके बदले में हुकूमत क्या कह रही है कि भाई ये मिनिमम अचीवेबल या कॉमन एजेंडा है जो किया जा सकता है, ये डूएबल है? देखिए, मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि हुकूमत को एक चीज बड़ी समझ आ गई है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना होती तो मेरे ख्याल में जो है वो बमुश्किल जो है चंद 100 लोग जो है इससे ज्यादा बाहर ना आते। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनकी सरकारी मशीनरी, उनके वसाइल, तो ये जाहिर है उसको मजीद इस्तकामत बख्शते हैं। हुकूमत शायद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से सीरियस थिंकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और वहाँ ये देखा जा रहा है कि सूबे के मामलात में जो कि संगीन नौयत के मामलात हैं, दहशतगर्दी और कुर्रम एजेंसी के हवाले से, उसके ऊपर जिस तरीके से सूबे की इंतजामिया गफलत बरत रही है, मेरे ख्याल में इसके ऊपर सीरियस कंसर्न वफाक के अंदर मौजूद है। तो क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? गवर्नर राज जो है वो भी एक ऑप्शन हो सकती है, और इसके अलावा जो है तो री इलेक्शन भी जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन फेडरल के अंदर मुझे ये बताइए, आपको याद होगा कि 200 से ज्यादा जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दरखास्तें आई थी 2018 के इलेक्शन के ऊपर। तो 2018 के इलेक्शन पे जब इतनी दरखास्तें आई थी, और इस बार जो है वो तकरीबन 88 के करीब दरखास्तें मौजूद हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि इलेक्शन उस टाइम पे क्यों नहीं हुए और अब क्यों हो रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन जो है वो कोई नहीं पॉसिबल, इट इज सिंपली आउट ऑफ क्वेश्चन। हुकूमत वक्त इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ ये सोचती है कि वो डंडा डोली के जरिए, जोर जबरदस्ती के लिए जरिए, जत्था बर्दार सियासत के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए, बाकायदा LMG लेके जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करके अगर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी, या धमकियों के ऊपर के जी हम पता नहीं खुदा ना खास्ता जो है सूबे को अलहदा कर लेंगे, या पता नहीं एक अजीबो गरीब जो उनकी सोच है उसको जो है वो मुसल्लत करके नफरतों की बुनियाद के ऊपर, तो ये मुमकिन नहीं होगा। मेरे ख्याल में जीरो टॉलरेंस जो है वो हुकूमत फैसला कर चुकी है, और आपको बहुत जल्द इसके असरात नजर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल कर रही है, और वो कहते हैं कि इसके जल्दी जो इसके नताइज हैं वो भी सामने आ जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान डेडलॉक है कि बरकरार है, जिसे खत्म करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 5 दिसंबर को एक और बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान है, जिसमें दोनों ममालिक के बोर्ड्स अपने 2 टोक मौक़िफ़ पेश करेंगे, जिसके बाद आईसीसी इवेंट के हवाले से हतमी फैसला करेगा। ज़राए का कहना है कि अगर बोर्ड मीटिंग से पहले पार्टनरशिप फार्मूला मान लिया जाता है तो इजलास नहीं बुलाया जाएगा। पार्टनरशिप फार्मूले के तहत आईसीसी फाइनल कॉल देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए फार्मूले के तहत दुबई पाक भारत क्रिकेट दंगल का उखाड़ा बन सकता है, और पाकिस्तान और भारत में जारी तनाज़े को हल करने के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया है, जिसके तहत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में बाहमी मैचेस यूएई में खेलेंगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीरी तौर पर यह मुआहिदा चाहता है, जबकि भारत हिचकिचाहट का शिकार है। दोनों पार्टीज़ की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आईसीसी नए पार्टनरशिप फार्मूले का बाकायदा ऐलान करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत फार्मूले को कानूनी दस्तावेज़ देने या प्रेस रिलीज़ में शामिल करने का मुतालबा किया। इसके अलावा पीसीबी भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान आने से इनकार का जो लेटर है और सबूत है वो फराम करने के मौके पर भी कायम। अब देखना यह है कि क्या बर्फ़ है ये सूरत में पिघलती है क्योंकि हाइब्रिड फार्मूला और दुबई का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया जाता है, और क्या भारत को भी ये काबिल कबूल होगा कि वहाँ अगर ये होता है तो वो भी खेलने के लिए दुबई आएगा, ये देखना भी बाकी है। हुकूमत अपने अखराजात को कम करने के लिए कोशिश नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की औसत उम्र को 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर कर रही है। रिटायरमेंट की उम्र में 5 साल की कमी की सूरत में पेंशन की अदायगी में कमी लाई जा सकती है। इस तरह अगर इस फैसले को तमाम इदारों में यकसा तौर पर नाफिज किया जाता है तो पेंशन अखराजात सालाना 50 अरब रुपये तक कम हो सकते हैं।
हुकूमत और इसकी तजवीज़ पर अमल दरामद की सूरत में पड़ने वाले इब्तदाई बोझ को मद्देनज़र रखते हुए इसके मरहलावार नफाज पर गौर करेगी और इससे सरकारी शोबे के तजर्बाकार और हुनरमंद मुलाजमीन की निजी शोबे में मुंतकली में भी सहूलत मिल सकती है। इस वक्त की पेंशन बिल 1 खरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। सरकारी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक हालिया तहकीक के मुताबिक हुकूमत के पेंशन अखराजात चाहे वो वफाकी हों, अस्करी या सूबाई हों, वो काबू से बाहर हो रहे हैं। इसके लिए पहले तो ये प्लान था कि उम्र की हद 2 साल बढ़ा दी जाएगी, रिटायरमेंट की एज, लेकिन अब इसको कम करके 5 साल कम किया जा रहा है, पीछे लाया जा रहा है ताकि वो जो पेंशन है उसको कम किया जा सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।